तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यून-सुक की वाइफ ने खुद ही अंदर की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया होता है और ह्यून-सुक की फैमिली रीयूनाइट हो जाती है। अगला एपिसोड यहीं से शुरू होता है। ह्यून-सुक की वाइफ किम को ह्यून-सुक के साथ देखकर कहती है, हनी आखिरकार ये लड़का कौन है? तो ह्यून-सुक कहता है, ये लड़का, इस लड़के ने मेरी जान बचाई है, ये हमारी फैमिली का बेनिफैक्टर है, इसी की वजह से ही आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ा हूँ। तभी किम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और किम जमीन पर गिर जाता है। किम कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अचानक से अनकॉन्शियस क्यों हो रहा हूँ? मैं यहाँ पर सो नहीं सकता। आखिरकार मुझे इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? ह्यून-सुक किम को संभालते हुए कहता है, किम तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरीके से डाउन क्यों हो गए? हमें दिखाया जाता है कि ह्यून-सुक को देखते हुए किम की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और किम गहरी नींद में चला जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें छोटे किम को दिखाया जाता है जो अपने फादर को कहता है, फादर आप रो क्यों नहीं रहे? तो किम के फादर किम को स्माइल पास करते हैं और कहते हैं कि हमेशा ही किसी का छोड़ जाना तुम्हें गम ही नहीं देता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे इमोशंस एकजुट हो जाएंगे। हम यहाँ देखते हैं कि किम के फादर की मदर की डेथ हुई होती है। तो तब किम ने अपने फादर से ये क्वेश्चन पूछा था। किम के फादर कहते हैं कि दुख, गुस्सा, हैप्पीनेस और लोनलीनेस ये सारे के सारे इमोशंस एक ही रास्ते से गुजरते हैं। हमेशा ही दुख अकेला ही नहीं आता, हमें हमेशा ही दुख को लेकर ही नहीं बैठे रहना चाहिए। हमें पास्ट की बातों को याद करते हुए ग्रेटिट्यूड महसूस होना चाहिए। इसीलिए हमें इस टाइम पर तो दुखी नहीं होना चाहिए। तो किम कहता है, इसमें कौन सी ग्रेटिट्यूड वाली बात है? तो किम के फादर बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड इसमें इस बात का है कि अगर तुम किसी पर्सन से प्यार करते हो तो उसके बदले में तुम्हें उससे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करे। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हें खुद ही महसूस होता चला जाएगा कि किसी के साथ प्यार बांटना और दुख बांटना कैसा लगता है। तुम्हें खुद ही एक दिन इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। तो फिर यहाँ से एक और पुराने फ्लैशबैक की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर किम को एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पंच मुंह पर पड़ा होता है जिसकी वजह से किम बहुत ही ज़्यादा दूर धकेला गया होता है। अब हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि किम की सिस्टर ने उसे पिलो के साथ मारा होता है। हम देखते हैं कि किम के मुंह पर यह पंच इतने बुरे तरीके से लगा होता है कि उसकी आंख गंदी तरह से सूज गई होती है। तो किम अपनी सिस्टर को कहता है, आखिरकार तुम मुझे इस तरह से इतना पावरफुल पंच कैसे मार सकती हो? तो किम की सिस्टर कहती है, तुम देख नहीं सकते कि मेरे हाथ में एक पिलो है, आखिरकार ये तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड कैसे लग सकता है? तुम तो इतने से पंच से ही रोने लग गए हो, वाकई में तुम तो एक क्राई बेबी हो। तो किम वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, देखना मैं तुम्हारी शिकायत फादर से करता हूँ। तो ये सुनकर भी किम की बहन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। मुझे लगता है कि किम की ये बहन उन सिबलिंग्स में से एक है जो अपने छोटे सिबलिंग्स को बुली करते रहते हैं और बुलिंग से एंजॉय करते हैं। तो हमें फिर से वही पिछला वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर किम अपने फादर को जाकर शिकायत लगाता है और उसकी मदर उसके फादर को डांटने के लिए आ जाती है। फिर हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। तो किम की मदर किम की फर्स्ट सिस्टर को बुलाते हुए कहती है, जोली जल्दी से डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए आ जाओ और अपने मोबाइल से खेलना बंद करो। तो हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि किम की फर्स्ट सिस्टर का नाम जूली है। तो किम की मदर किम की सिस्टर को कहती है कि आखिरकार तुम पूरा दिन किससे अपने मोबाइल पर चैटिंग करती रहती हो? कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं जिससे तुम सारा दिन चैट करती रहती हो?
मदर, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी मिडिल स्कूल में हूँ, तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? आखिरकार मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं चैटिंग करती रहती हूँ। किम की मदर और जूली के बीच में ये बातें हो ही रही होती हैं, इतने में टीवी से एक आवाज आती है, ये रहा इसका ये गर्दन तोड़ अटैक। तो टीवी के ऊपर सभी का ध्यान चला जाता है। किम की मदर ये देखकर कहती है, वाकई में ये कितना ज्यादा ब्रूटल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर किम की सिस्टर इसे बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हुए देख रही होती है। तो किम की फर्स्ट सिस्टर कहती है, आखिरकार तुम दोबारा से एक फाइट को टीवी के ऊपर देखने लग गई, तुम्हें इसे देखने में मजा ही क्या आता है। तो किम ये देखकर कहता है, यह चीज उसे बहुत ही ज्यादा दर्द करने वाली है। किम की मदर किम की सिस्टर को कहती है, सोनिया, तुमने फिर से टीवी के ऊपर कब्जा कर लिया, तुम मुझे मेरा सीरियल देखने क्यों नहीं दे रही? हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और चश्मे वाला लड़का बैठा हुआ होता है। हमें अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि ये कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये किम का ही ब्रदर है। तभी किम के फादर सोनिया से कहते हैं कि सोनिया, तुम अगले साल मिडिल स्कूल में जाने वाली हो ना, तो तुम्हें ऐसे मिडिल स्कूल को चूज करना चाहिए जहाँ पर स्पोर्ट्स या फिर बॉक्सिंग क्लब जैसी कोई फैसिलिटी मौजूद हो। तो सोनिया कहती है, ऑफ कोर्स मैंने अपने लिए इस तरह के एक स्कूल को मार्क कर लिया है। और हम देखते हैं कि किम की सिस्टर ये बात बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोल रही होती है। अब सीन किम के मिडिल स्कूल के पहले दिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर किम अपने स्कूल की तरफ देख रहा होता है और किम को लग रहा होता है कि आखिरकार उसकी बहनों से जान छूट ही गई। किम अपने आसपास देखता है, जहां पर किम का ध्यान कुछ स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के ऊपर जाता है, जो बहुत ही ज्यादा चमक रही होती है और न्यू ब्रांडेड होती है। तो किम जब अपनी यूनिफॉर्म की तरफ देखता है तो वो थोड़ी सी रूखी सूखी और ओवर साइज होती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि किम के बड़े ब्रदर की ओवर साइज यूनिफॉर्म किम को जबरदस्ती पहनाई गई है, लेकिन किम इसको भी पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि कुछ ना होने से ही तो अच्छा कुछ होना ही होता है। अब फिर से यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है किम के हाई स्कूल की तरफ, जहाँ पर किम को कुछ लड़के मिलकर पीट रहे होते हैं और यहाँ पर किम की बड़े ही गंदे तरीके से धुलाई हो रही होती है। तो यहाँ पर जब एक लड़का किम को पंच मारने लगता है, तो किम की सिस्टर उस लड़के के हाथ को आकर पकड़ लेती है और बड़ी ही डिसअपॉइंट होती है और इन्हीं नज़रों से किम की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो तुम्हें भी कल से मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना होगा। तो ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि किम को पता लग गया होता है कि उसकी लाइफ फिर से हेल बनने वाली है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम सोनिया के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है और सोनिया एक डेविल जैसे स्माइल दे रही होती है और इसी तरह से फिर से किम अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाता है। अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मोबाइल को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक वेब नोटिफिकेशन आया होता है, जिस पर के लिखा होता है कि आपका इस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है और इस तारीख को आपको आकर फीस जमा करा लेनी है। तो किम के फादर किम और सोनिया को मोबाइल दिखाते हुए कहते हैं कि जूली का एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में हो चुका है। तो यह सुनकर किम और सोनिया दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों ही एक ही टाइम पर कहते हैं, क्या ये तो अनबिलीवेबल है। हम देखते हैं कि जूली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ बैठी होती है। इसी तरह से टाइम पास होता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी को कंप्यूटर के ऊपर काम करते हुए दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि किम होता है, जो कि अब 18 साल का हो चुका है
तो किम के फादर एक लेटर को किम को दिखाते हुए कहते हैं कि अब उसका टाइम आ चुका है। तो किम कहता है, क्या? किसका टाइम आ चुका है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो किम के फादर जब वो लेटर किम को दिखाते हैं तो उसके ऊपर किम की मौत का फरमान लिखा होता है। मतलब कि किम को गवर्नमेंट की तरफ से मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी का एक लेटर आया होता है। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि आज किम को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वापस जाना है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि किम की बहन किम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है, क्योंकि किम ने अपने सारे के सारे बालों को उड़वा लिया होता है। किम की मदर किम को कहती हैं, वहाँ तुम अपना ध्यान रखना और अपने आप को चोट मत लगवा लेना और अपने खाने पीने का पूरी तरह से ध्यान रखना। तो किम के फादर कहते हैं, तुम उसे इस तरह से इनकरेज मत करो, वो अब बड़ा हो चुका है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकता है। किम भी उन लड़कों के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चल देता है जो भी किम की तरह ही मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। और इधर दूसरी तरफ किम की फैमिली भी उसे हंसी खुशी अलविदा कर रही होती है। थोड़ी दूर जाकर हमें किम का असली चेहरा दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से आंसुओं से बड़ा होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किम बेड के ऊपर लेटा होता है और उसे होश आती है। तो किम उठते हुए कहता है, ये यहाँ पर कैसे आया? आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये है कि hyun suk अपनी फैमिली के साथ मिल चुका था और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। अब मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? क्या कोई और अजीब सी चीज़ तो नहीं हो गई? तो किम ये सोचते हुए सब स्पेस का पोर्टल खोलता है और उसमें से एक एक्स को निकाल कर सावधान हो जाता है। तो किम को पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम उठ गए? तो किम ये आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि hyun suk की वाइफ और उसकी बेटी बैठी हुई होती है। hyun suk की वाइफ किम के हाथ में एक्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसके हाथ में ये एक्स कहाँ से आई। तभी वहाँ पर एक पल के लिए शांति हो जाती है और कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। तो थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद किम अपने पीछे देखता है, जहाँ पर hyun suk सोया हुआ होता है और खर्राटे ले रहा होता है। तो ये देखकर किम कुछ रिलीफ फील करता है और फिर अपनी एक्स की तरफ देखता है और उसे ये पता लग जाता है कि उसने किस सिचुएशन में अपनी एक्स को बाहर निकाला हुआ है, जहाँ पर एक बच्ची भी है और वो भी इससे डर सकती है। तो किम अपनी एक्स को अंदर रख देता है। तो hyun suk की वाइफ किम को कहती है, तुम अचानक से थोड़ी देर पहले ही बेहोश हो गए थे, तो इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना अच्छा नहीं समझा। तो किम ये सुनकर कहता है, मैं कितनी देर तक सो रहा था? hyun suk की वाइफ कहती है कि ज़्यादा देर तो नहीं, तुम बस 3 घंटे के लिए बेहोश रहे हो। किम कहता है, अच्छा तो ये बात है। hyun suk की वाइफ किम को कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आपने उनकी कितनी ज़्यादा मदद की है। आपकी वजह से ही मैं अपने हस्बैंड को दोबारा से यहाँ पर देख पा रही हूँ, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। तो किम हेजिटेट करने लग जाता है और हड़बड़ाते हुए hyun suk की वाइफ को कहता है कि आपको मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, वैसे hyun suk ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। तो अब hyun suk भी उठ जाता है और उठते हुए कहता है कि आपके कंपैरिजन में आपने जो मेरी मदद की थी वो तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आपकी की थी। तो किम hyun suk को कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तो बस वो किया जो मुझे करना चाहिए था। तो hyun suk की वाइफ कहती है कि आप दोनों भी भूखे होंगे, वैसे भी मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है क्योंकि वो कह रहे थे कि वो मिस्टर hyun suk के उठने के बाद उनके साथ ही खाना खाएंगे। तो आप दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर खाने को एंजॉय कर सकते हो। तो hyun suk भी किम को कहता है
कि चलो मिस्टर किम अब खाना खा लेते हैं। तो जैसे ही किम के सामने खाने को परोसा जाता है तो किम खाने को देखकर कहता है कि ये तो ऐसे चमक रहा है कि जैसे गोल्ड चमक रहा हो। देखने से खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हिंसुक की वाइफ बोलती है कि मैं तो आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व करना चाहती थी, लेकिन आप सिचुएशन को समझ सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं थे, तो इसीलिए मैं आपको यही सर्व कर सकती हूँ। तो किम कहता है नहीं नहीं, मुझे वैसे भी लग्जरी खाने की आदत नहीं है, तो इसीलिए ये मेरे लिए काफ़ी होगा। तो हिंसुक की वाइफ कहती है कि चलो ठीक है, तो फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ से चलते हैं और आप अपने खाने को एंजॉय कीजिए। और ये कहकर हिंसुक की वाइफ और उसकी बेटी कमरे को छोड़कर चली जाती हैं। तो किम अपने मन में कहता है कि वो यहाँ पर भी बैठ सकते थे, उन्हें इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी कि वो कमरे को छोड़कर ही चले गए। तो हिंसुक किम को कहता है मिस्टर किम अब आप खाना शुरू कर सकते हैं। तो किम जब खाने की पहली बाइट लेता है तो किम स्वर्ग में पहुंच जाता है। और किम बताते हुए कहता है कि जब से मैं मिलिट्री में था तब से मैंने घर का बना हुआ ये खाना जिसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स का स्वाद हो वो कभी भी नहीं खाया। वाकई में ये खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो किम को हिंसुक कहता है कि मिस्टर किम आपकी अब अगली डेस्टिनेशन गैंगनाम है ना? तो किम कहता है हाँ, मुझे अब गैंगनाम जाना होगा। तो हिंसुक कहता है तो मैं आपको गैंगनाम ड्राइविंग कर कर पहुंचा दूंगा। तो किम ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन। तो हिंसुक किम के कुछ बोलने से पहले ही किम को कहता है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ बात कर ली थी, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की है। तो किम हिंसुक को कहता है कि लेकिन तुम्हें तो पता ही है मुझे गैंगनाम से भी आगे जाना है, तो क्या तुम वाकई में मेरे साथ जाना चाहते हो? तो हिंसुक कहता है कोई बात नहीं, हमें पहले खाने को ख़त्म करना चाहिए और फिर बाहर जाकर बात करनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम और हिंसुक एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो किम कहता है कि हाँ, अब मुझे समझ आ गई है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे गैंगनाम तक इस ट्रक में पहुंचा दोगे और फिर मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल दे दूं जिससे कि तुम यहाँ पर वापस आ सको। तो हिंसुक कहता है हाँ, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल इनफ तो नहीं होगी, लेकिन मैं जैसे तैसे अपनी ड्राइविंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक सेफली पहुँच जाऊँगा। तो किम ये सुनकर अपने मन में कहता है क्या कोई पर्सन मेरे सामने बस एक काइंडनेस को पे करने के लिए मेरे से कह रहा है कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा डेंजरस काम करेगा। ऑफ कोर्स इस बंदे की ड्राइविंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जिसका यूज़ करते हुए ये अपने आप को मॉन्स्टर्स से बचा सकता है, लेकिन अगर इसकी ड्राइविंग स्किल को दूसरी तरफ रख दिया जाए तो ये सिचुएशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आखिरकार एक इंसान एक काइंडनेस को पे करने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर कैसे लगा सकता है। तो किम हिंसुक से पूछ ही लेता है कि हिंसुक तुमने अपनी फैमिली से मिलने के लिए मेहनत की थी कि नहीं? आखिरकार तुम फिर से उसी हेल में क्यों जाना चाहते हो जहां से तुम लौट कर वापस आए हो? आखिरकार तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा सप्लाईज हैं कि जिसकी मदद से तुम और तुम्हारी फैमिली सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन तुम इतना ज़्यादा डेंजरस काम क्यों करना चाहते हो? तो हिंसुक किम को कहता है कि उस दिन तुमने जब मेरी मदद की थी तो तुमने मेरी मदद क्या सोचकर की थी? तो ये सुनकर किम कुछ भी नहीं कहता और उनके बीच में थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। तो फिर हिंसुक चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम वहाँ पर हमारे साथ नहीं होते और तुमने टनल को क्लियर ना किया होता तो हम
शायद वहीं पर ही मारे जाते और आज मैं यहाँ पर जिंदा ना होता। तो इसीलिए मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहता हूँ अपनी स्किल की मदद से, ताकि तुम भी अपनी फैमिली के साथ मिल पाओ। आखिरकार हम दोनों एक ही सिचुएशन में ही तो हैं। जैसे मैंने उस टनल को पार कर कर अपनी फैमिली तक आने का रिस्क लिया था, वैसे ही तुम भी अपनी फैमिली तक जाने का रिस्क ले रहे हो। आखिरकार मुझे उस टाइम तो पता भी नहीं था कि मेरी फैमिली जिंदा है कि नहीं, और ना ही तुम्हें पता है कि इस तरह की सिचुएशन में तुम्हारी फैमिली जिंदा होगी कि नहीं, लेकिन फिर भी तुम रिस्क ले रहे हो। तो हम दोनों की सिचुएशन एक ही जैसी है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हारी मदद कर कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपने ऊपर इतना प्राउड नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, चाहे वो थोड़ी सी भी क्यों ना हो। मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि मैं सीरियस सिचुएशन में कोई डिसीजन ना ले पाऊँ। आखिरकार तुमने जो एबिलिटी अवेकन की है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा खतरा उठा रहे हो। आखिरकार तुम्हें भी रास्ते में जाते जाते बहुत सी मुश्किलों को फेस करना पड़ेगा। तो ये सुनकर किम एक स्माइल करता है। तो हिंसू कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। तो किम हिंसू को कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे वहाँ तक छोड़ने के लिए जा सकते हो, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस हैं। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी एबिलिटी सबस्पेस की है, जिससे कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो हिंसू कहता है, ये तो मुझे पता है, तुमने मुझे पहले भी ये बता दिया था, तो तुम मुझे ये दोबारा क्यों बता रहे हो? तो किम कहता है, क्योंकि मेरी 2 कंडीशंस हैं कि मैं गैंगनाम सिटी तक ही नहीं जा रहा हूँ, उससे आगे भी मुझे 2 जगहों पर जाना होगा। तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा दूर होने वाला है, तो तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें भी मेरे साथ ही जाना होगा, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं जा सकता हूँ। ये बात तो अच्छी हुई कि हमें रास्ते में आते आते हाउंड्स डॉग मिल गए थे, हाउंड्स मॉन्स्टर्स मिल गए थे, जिनको मारकर मैंने इनफ माना स्टोन इकट्ठे कर लिए हैं, जिसकी मदद से मैं अपनी सबस्पेस को लेवल अप कर सकता हूँ, और फिर मेरी सबस्पेस के अंदर तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ आ सकते हैं। एक्चुअली ये किम ने कंडीशंस बनाकर हिंसू को बताया था, लेकिन मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो समझ जाना कि मैंने कैसे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम भी मेरी फैमिली को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, तो मैं भी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा। तो हिंसुक ये सुनकर अपने गॉगल्स को लगाते हुए कहता है, तो ठीक है मिस्टर किम, मैं जाकर अपनी पूरी तैयारी कर लेता हूँ। हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा आपकी फैमिली को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। तो अब ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मानवा की पिछली वीडियो पर कुछ खास ज़्यादा सपोर्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से मुझे इसके अगले एपिसोड बनाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इसके अगले 3-4 एपिसोड बनाकर और अपलोड करूँगा, जो कि 10-10 मिनट के होने वाले हैं। तो अगर उन पर अच्छा सपोर्ट आया तो मैं इस मानवा को आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अगर सपोर्ट अच्छा नहीं आया तो किसी और मानवा को ट्राई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।